हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर न्यू स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति मेंटोर। यस, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है बेटा। हमेशा की तरह सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे और क्लास 12 बायोलॉजी का कंप्लीट बुक का रिवीजन एग्जाम से पहले आप कह सकते हैं मस्ट वॉच वीडियो है, जहां पे सारे के सारे चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए बायोनिति मेंटर को, आपने जैसे हमें पहले किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। 13 चैप्टर, एक एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें, एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर का कंप्लीट डायग्राम आपको ध्यान हो, राइट। चारों पार्ट, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पार्ट, सेपल्स और पेटल्स किस में आ जाते हैं, नॉन एसेंशियल में आ जाते हैं, एंड स्टेमन एंड कार्पल एसेंशियल पार्ट आ जाते हैं, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। ठीक, उसके बाद अगर हम मेल पार्ट की बात करें, स्टेमन की बात करें, तो दो वर्ड यूज किए जाते हैं इसके लिए कि डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान होने चाहिए। डाइथिकस क्यों कहते हैं कि दो थिका हैं हर लोब में, और हर थिका से दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4। तो इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट भी इसको कहा जाता है। क्लियर। प्रोक्सिमल एंड कौन सा होगा, डिस्टल एंड कौन सा होगा, एंथर और फिलामेंट में से, वो भी क्रिस्टल क्लियर हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। 4 लेयर हैं, 4 लेयर है। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, दोनों सिंगल लेयर्ड है। देन मिडिल लेयर्स 1 से 3 लेयर की बनी होती है। ये तीनों के तीनों लेयर्स क्या करते हैं, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। और जो लास्ट वाली है, इनर मोस्ट लेयर है, विच इज नोन एज टेपिटम। ये टेपिटम क्या करती है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड नरिशमेंट। क्लियर। पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम एमएमसी कहते हैं, वहां पे स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स होती हैं, विच अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन। तो उससे क्या बना देती है, वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कर देती है। इन टेट्राड की जो कैलोस वॉल है, इनके चारों तरफ कैलोस वॉल बच्चों डिसोशिएट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट कर जाती है। और एक पोलन को अगर हम लें तो इट अंडरगोज डिवीजन। तो एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन जाता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाता है। तो 60% जो एंजियोस्पर्म है उसमें 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं। बाकी 40% में क्या होगा, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो फिर से डिवाइड कर जाता है और 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। तो बाकी में 3 सेल स्टेज पे ये न्यूक्लियस पोलन ग्रेन रिलीज किए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 2 लेयर्स होती है। आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिन इनकी बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ना किसी एंजाइम से डिग्रेड होता, ना किसी हेपेटिक कंडीशन की वजह से डिग्रेड होता। तो पोलन इसलिए प्रिजर्व होते हैं। जो इनर लेयर है इंटाइन लेयर, वो पेक्टो सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर है। अब जो स्पोरोपोलिन है, जो आउटर लेयर है, वो कहीं कहीं पे आप देख रहे हो एब्सेंट होती है। दैट एरिया फॉर्म्स जर्म पोर। वो एरिया क्या बना देता है, जर्म पोर बना देता है, जहां से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्फेनोगैमी। जब पोलिनेशन पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन से हो, देन इट इज नोन एज स्फेनोगैमी। तो पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज पे शेड होता है, मैंने अभी आपको बताया। वहां पे एक वेजिटेटिव सेल जिसका ट्यूब न्यूक्लियस होगा या ट्यूब सेल होगी, 2 मेल गैमेट्स होंगे। बहुत सारी एलर्जीज कॉज कर देते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स। पार्थेनियम
जिसको हम कैरेट ग्रास कहते हैं, कॉमन एलर्जन है, जो कि इंडिया में इंपोर्ट हुआ एज ए कंटामिनेशन विद इंपोर्टेड वीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक इंपॉर्टेंट टर्म है। रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो एज ए सप्लीमेंट उनको यूज किया जाता है, एथलीट्स यूज करते हैं। पोलन ग्रेन की एबिलिटी टू जर्मिनेट इज नोन एज पोलन वायबिलिटी। वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। अब जैसे जो रोजिएसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है और सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, वो कुछ मंथ्स तक अपनी पोलन वायबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन्स मिलते हैं पाइनस में, जबकि राइस जैसे प्लांट्स में ये फ्यू डेज की होती है। लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे पोलन ग्रेन्स को पोलन बैंक या सीड बैंक में प्रिजर्व करके रखना, दिस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। दिस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों, समझ गए। उसके बाद फीमेल पार्ट गाइनेशियम की बात करें, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी 3 पार्ट होते हैं। ओवरी में इधर ओवेरियन लोक्यूल्स हैं विच कंटेन ओव्यूल्स, ठीक है। अब अगर सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पुलरी, और बहुत सारी हैं तो मल्टी कार्पलरी। मल्टी में क्या हो जाएगा, अगर सारी की सारी फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो एपोकार्पस। अब ये मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम आपको दिख रहा है, ओव्यूल का डायग्राम दिख रहा है, सारे के सारे पार्ट लेबल होने चाहिए। एक तरफ चैलेजल एंड होता है, दूसरा एंड क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइलर एंड। ये ओपनिंग होती है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है। 2 इंटरगमेंट्स होते हैं, एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज में होगा, ठीक है। हाइलम वो अटैचमेंट है जिसके थ्रू वो स्टॉक से जुड़ी होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बता दो। उसके बाद बात करते हैं, ये मैं बता रहा था ओव्यूल प्लेसेंटा से जिसके हेल्प से अटैच होता है वो हाइलम हो जाएगा, और फ्यूनिकल के साथ जिसके हेल्प से अटैच होगा वो हाइलम पार्ट कहलाएगा। इंटेगुमेंट 2 है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटेगुमेंट में जो ग्रुप है मास है सेल्स का, दैट इज न्यूसेलस, जिसमें स्टोर्ड फूड होता है, और उसी के अंदर न्यूसेलस के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है वो डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी बना देगी, विच अंडरगोज 2 रिडक्शनल डिवीजन। 2 रिडक्शनल डिवीजन हो जाएंगे उसके, 4 फंक्शनल, ये माइक्रोपाइलर एंड की सेल इट अंडरगोज डिवीजन। तो इस तरह से 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगी, इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं एंड ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स। इसमें भी 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंड 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेजेस फॉर्म। 3 सेल जो एग एपरेटस की फॉर्मेशन करती हैं, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड, फिर से 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। चैलेजल एंड पे 3 सेल होंगे जिनको हम एंटीपोडल्स कहेंगे, और बीच में एक लार्ज सेल होगी जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, वो डिप्लॉइड होगी, ठीक है। 3 रीजनरेट, 1 फंक्शनल, 2 न्यूक्लियस एम्ब्रियोसाइट, और माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगे 7 सेल्स 8 न्यूक्लियर स्टेज की फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए कोई एम्ब्रियोसाइट का डायग्राम आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ एंटीपोडल्स, माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स। एक सिनर्जिड एग सेल बना देगी और बाकी 2 सिनर्जिड्स रह जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, एग एपरेटस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिनर्जिड्स क्या करती हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बनाती हैं। सिनर्जिड्स जो है यहाँ पे क्या बनाएंगी, इस तरह से फिलीफॉर्म एपरेटस बना देती हैं जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स माइक्रोपाइलेट या टुवर्ड्स एग। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज होती है। अब अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होता रहता है प्लांट्स में, तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। दैट कंडीशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दैट कंडीशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ओकेजनली क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके क्या मेथड्स हैं, मेथड्स टू प्रिवेंट क्रॉस सेल पोलिनेशन और प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। एंथर एंड सिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये पाथ है
पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो पोलन ट्यूब सबसे पहले पहुंचेगी स्टिग्मा, सॉरी जो पोलन ग्रेन सबसे पहले पहुंचेगी स्टिग्मा पे, वहां पे रिजेक्शन हो गया तो काम खत्म हो गया वहीं पे, क्योंकि वायबिलिटी नहीं है उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। एक्सेप्टेड हो गया तो जर्मिनेशन हो जाएगी स्फिनोगैमी के थ्रू, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन बन जाएगी। और दो जो मेल गैमेट्स हैं हर पोलन ट्यूब में, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ फिलिफॉर्म अपरेटस की गाइडेंस से वो एग सेल की तरफ चले जाएंगे। पहला एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, दूसरा सेंट्रल सेल के साथ, तो इसीलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है यहाँ पे ये। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करके सिंगेमी कर देगा और जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जायगोट गिव राइज टू एम्ब्रियो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इट इज नोन एज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। लेकिन दूसरी तरफ जो सेकंड मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ, जहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई उनके साथ फ्यूज होगा, तो इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जो एंडोस्पर्म में प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बच्चों। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलें आगे। चलो उसके बाद जायगोट से क्या बन जाएगा, जायगोट गिव राइज टू एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। कि जो सस्पेंसर सेल है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो मिला के हार्ट शेप एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। एंड देन उसमें सारे के सारे पार्ट डेवलप हो जाए, कोटिलेडन्स, प्लूम्यूल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल। देखो प्लूम्यूल तो क्या बना देगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक तरफ प्लूम्यूल ऊपर की तरफ, जिससे क्या बन जाएगा, शूट सिस्टम बन जाएगा, उसको एपिकोटाइल कहेंगे। नीचे की तरफ क्या बनेगा, रेडिकल, जिससे रूट सिस्टम बनेगा, दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। ठीक जो रूट शूट टिप है उसकी जो कवरिंग है उसको क्लियोप्टाइल कहेंगे, रूट टिप की कवरिंग को क्लियोराइजा कहा जाएगा। स्क्यूटेलम क्या होता है, कोटिलेडन्स होते हैं मोनोकोट, उसमें उसकी कवरिंग को स्क्यूटेलम कहेंगे मोनोकोट में। तो तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्क्यूटेलम, मोनोकोट की कवरिंग, रूट कैप की क्लियोराइजा, शूट कैप की क्लियोप्टाइल। तो टिपिकल सीड मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, मैच्योर ओवरी फॉर्म सीड और सॉरी फ्रूट, और ओव्यूल से सीड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जब एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं तो दैट फॉर्म्स मल्टीपल सीड्स, तो वो क्या कहलाएगा, पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी कहलाता है वो। क्लियर है बच्चों, पोली एम्ब्रियोनी तक कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब सीड में अगर स्टोर्ड फूड है कोटिलेडन्स में तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एल्ब्यूमिनस या कोटिलेडनस, नॉन एल्ब्यूमिनस या कोटिलेडनस। लेकिन अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, पार्ट रहता है एंडोस्पर्म का, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोटिलेडनस या एक्स एल्ब्यूमिनस। ये एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटेगुमेंट्स सीड कोट बनाएंगे, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाएगी, सीड कोट की आउटर कवरिंग टेस्टा, इनर कवरिंग टेगमेन, तो टेस्टा एंड टेगमेन। वॉल ऑफ ओवरी फ्रूट की वॉल बना देगी, दैट इज पेरिकार्प। माइक्रोपाइलर एंड पे स्पोर होती है सीड कोट में, माइक्रोपाइल जिसके थ्रू रेस्पिरेशन भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ल्यूपिनस का एग्जांपल याद रखना है, आर्कटिक टुंड्रा में मिला है, 10,000 साल पुराना जो है जिसमें सी डोरमेंसी है। और अभी रिसेंट जो रिकॉर्ड है वो 2000 साल पुराने वायबल सीड्स का है, डेट पाम का है, फिनिक्स टेक्टेलेफेरा, जो डेड सी में किंग हेरोड के पास मिला है। ट्रू फ्रूट्स जिसमें सिर्फ ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करे, फॉल्स फ्रूट थैलेमस या दूसरे फ्लोरल पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करें, तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी ये फॉल्स फ्रूट्स में आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसा कि बनाना में होता है पार्थिनोकार्पी। पोली एम्ब्रियोनी ऑलरेडी मैंने बता दिया, बहुत सारे सीड्स होते हैं सिट्रस प्लांट्स में, व्हाट यू से, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। और एपोमेक्सिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये एक चैप्टर हो गया बच्चा, एक चैप्टर हो गया। ठीक है, चले आगे। यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा
ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। ये फ्लो चार्ट एज इट इज आप याद रखने लगे। लेडिक सेल्स का काम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होती है? सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको एंड्रोजन या मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। फिर मेल एसेसरी डक्ट क्या होती है? रेटे टेस्टिस से लेके और वैसे डिफरेंस तक का जो पार्ट है वो ये कहलाता है। वाई टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि स्क्रोटम जो है उसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं बॉडी टेम्परेचर से, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में पीनस का स्ट्रक्चर आ जाएगा, डायग्राम ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है। ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, हाईली रेक्टाइल टिश्यू है, जिसके ऊपर लूज स्किन का फोल्ड होता है, जिसको परप्यूस या फोर स्किन कहा जाता है। एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल या कोपर्स ग्लैंड। इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को क्या कहते हैं बताओ, क्या कहेंगे? इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को सीमन कहा जाता है ना? इन तीनों की सिक्रेशन को सीमन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पाथवे कई बार पूछा गया है नीट में भी, बोर्ड्स में भी, तो ये आपको याद रखना है। 7 अप से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं, 7 अप। ठीक है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, उसका डायग्राम, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक ये डिप्लॉयड होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म स्पर्मेटिड। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होती है, और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू वो स्पर्म की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये स्पर्म जाके सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। फिर से इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सेंट्रियोल के फंक्शन याद होना चाहिए। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करते हैं? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्लीवेज करवाता है, डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन करता है। चलें आगे बच्चे। ये oogenesis फीटल लाइफ में प्राइमरी oocyte स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज 1 में। ठीक है। फिर बर्थ के टाइम पे ये प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं और 60 to 80,000 ही बचती है। बहुत सारी डिजनरेट हो जाती हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। प्यूबर्टी पे सेकंड फॉलिकल स्टेज में फिर से अरेस्ट हो गई एंड स्पर्म एंट्री एक्ट्स एज स्टिमुलस। ठीक है। ओवुलेशन अकर्स एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, एट सेकेंडरी oocyte स्टेज ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये छोटी छोटी चीजें है बेटा, लेकिन बहुत काम की चीज है। ठीक है ना। देन इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैचमेंट हो जाता है। ये सारे के सारे वर्ड टू वर्ड आप एज इट इज लिख के आ जाइए। मैं आपको अश्योर करता हूं एक नंबर नहीं कटने का आपका। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा क्या क्या काम करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, CO2 का रिमूवल, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वेस्ट का रिमूवल, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVVIP लिख लीजिए। VVVIP की पैनक्रियाज है एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से क्रिएट करता है। HCG ह्यूमन कोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, HPL है, ये सारे के सारे हार्मोन। और इम्प्लांटेशन के बाद ये डिफरेंशिएट होके जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, एक्टोमीज और एंडोडर्म बना देते हैं। याद रह जाएगा ये प्लेसेंटा। ठीक है। अब वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो होते हैं ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, ये सारे के सारे याद रखने। एंड कोलेस्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट है? कोलेस्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट है? उसमें कौन से एंटीबॉडीज होती हैं? IgA होती है।
मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन तो होता है प्रोलैक्टिन, एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। सो ये दोनों का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन और व्हाट यू से प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इजेक्टिंग है, मिल्क इजेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग प्रोलैक्टिन। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ थर्ड चैप्टर। फैमिली प्लानिंग इंडिया में जस्ट इमीडिएटली आफ्टर व्हाट यू से इंडिपेंडेंस स्टार्ट होगी 1951 में। ठीक है, आरसीएस प्रोग्राम के अंडर। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैन हो गई है क्योंकि इलीगली उसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करने लगे थे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन सी है और क्या होती है आइडियल? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होगी? इजिली अवेलेबल हो, चीप हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कह देंगे। बैरियर्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, आईयूडीज हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और सर्जिकल मेथड, जिनको परमानेंट मेथड भी कहा जाता है। नॉन ट्रेडिशनल नेचुरल ट्रेडिशनल हो और चांसेस ऑफ फेलियर हाई होते हैं नेचुरल जो मेथड्स होते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया, ये नेचुरल मेथड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा बैरियर मेथड्स में कंडोम्स, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स आ जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से, डिस्पोजेबल हैं। ठीक है, आईयूडीज नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। लिपीज लूप, सीयू जहां पे आ जाए कॉपर टी, मल्टी लोड एंड LNG-20 प्रोजेस्ट्रेट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप की है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आ जाती है, वंस इन ए वीक है, साइड इफेक्ट नहीं है और इंडियन ब्रांड है। ठीक है, परमानेंट या सर्जिकल मेथड फीमेल्स में कौन सा हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी, और मेल्स में वेस्टेक्टोमी। इम्प्लांट्स ये आर्मपिट या स्किन के अंडर रखे जाते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। एमटीपी किस स्टेज पे अलाउड है, कब तक अलाउड है, क्यों अलाउड है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे को, मदर को रिस्क हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, कोई रेप विक्टिम हो। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 71 में लीगलाइज कर दिया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये अलाउड है। ठीक है, उसके बाद एसटीडीज आ जाते हैं। उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए? उसमें आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, वायरल कौन सा है, बैक्टीरियल कौन सा है। वायरल नॉन क्योरेबल होते हैं, बैक्टीरियल क्योरेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी IVF, गिफ्ट इक्सी, एज इट इज लिख दो, आप एज इट इज लिख दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट यूनिट 16 मार्क्स पूरे कर दिए आपके 20 मिनट में। ठीक है, चलो सेकंड यूनिट की बात करते हैं। जेनेटिक्स 20 मार्क्स की यूनिट है, 3 चैप्टर है। ये सारे मेंडल के सारे ट्रेड्स पूछा गया है बोर्ड में भी, एग्जाम में भी, नीट में भी। ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, गार्डन पी पे काम किया, पाइसम सटाइवम पे। वाइल्ड पी को क्या कहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। प्लथाइरस ओडोरेटस। अब इतना टाइम नहीं है ना, मैं फटाफट बताता चलूंगा सर चीजों को। ठीक है, यहाँ से इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन आ जाएगी, जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशियोज क्या आ जाएंगी? जीनोटिपिक रेशियो तो क्या आ जाएगी? 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगी? 3:1। ऐसे करते चलो बेटा, फटाफट करते चलो। ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस कि F1 पेरेंट को, सॉरी F1 ऑर्गेनिज्म को डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दें तो टेस्ट क्रॉस होता है। क्यों किया जाता है? टेस्ट क्रॉस इज डन टू चेक प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, टू चेक प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। उसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर देंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रोपी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डायहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर देंगे।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका स्नैपड्रैगन का, डॉग फ्लावर्स को, एंटीरेनम मैजस, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये एक्सेप्शंस में कोडोमिनेंस का एग्जांपल आ जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, और मल्टीपल अलील में एग्जांपल आ जाएगा ए बी ओ ब्लड ग्रुप। मल्टीपल अलील में एग्जांपल आ जाएगा ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ये ए बी सिर्फ इसमें से आएगा, ये वाला, ये जो है ना, ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। और ये पूरा का पूरा अगर हम कंसिडर करते हैं तो एग्जांपल हो जाएगा मल्टीपल एलील का, मल्टीपल एलीलिज्म का। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चले आगे। फिर डायहाइब्रिड क्रॉस मैंने बताया, दो कैरेक्टर एक साथ स्टडी करेंगे तो ये फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगी। जीनोटाइपिक रेशियो के लिए आप फोन नंबर याद रख लो, 1:1, 2:4:2, 1:1 याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस से आपके एक्सप्लेन हो जाएंगे बच्चे। उसके बाद क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सुटन एंड बवेरी ने दी थी। उन्होंने पैरेललिज्म भी बताया बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया? शॉर्ट लाइफ स्पैन है, इजीली ग्रो कर सकती है, मेल और फीमेल इजीली डिफरेंशिएबल है, लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज पे होती है? काइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, उसके बाद लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ये एक्सेप्शंस हैं सॉरी मेंडल्स के लॉज के। लिंकेज का क्या होता है? एबिलिटी है ऑफ सर्टेन जीन्स टू रिमेन टुगेदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखो, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सॉरी गला भी खराब हो चुका है लगातार क्लासेस लेकर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 25% से कम है तो वो होगा कंप्लीट लिंकेज। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 25% से ज्यादा है तो क्या होगा? कंप्लीट लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? लेस देन 25% तो कंप्लीट लिंकेज, मोर देन 25 तो इनकम्प्लीट लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन। पहले शायद मैंने उल्टा बोला था, इसलिए मैं कंफ्यूज था, मैंने आपसे पूछा दोबारा से। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फटाफट बताओ। यहां तक हो गया हमारा। उसके बाद आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स। ये मल्टीपल एलील से उल्टा है। वहां पे क्या होता है? एक जीन की दो से ज्यादा फॉर्म है। यहाँ पे उल्टा कैसे है कि एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में स्किन कलर जो है वो 3 जीन ए बी और सी कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये तीनों डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो निग्रोज होते हैं, ब्लैक जिनको हम कहते हैं। तीनों अगर रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो जिनको हम वेरी लाइट स्किन कलर वाले कह देंगे। प्लियोट्रोपी, सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट। सेक्स डिटर्मिनेशन के अलग अलग मेथड याद रखने हैं। मेल में हेट्रोगेमेटी होगी, फीमेल में हेट्रोगेमेटी होगी। मेल हेट्रोगेमेटी किस किस में होती है? फीमेल हेट्रोगेमेटी किस किस में होगी? एंड स्पेशल केस है मेल हनीबी का, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू मेल हनीबी प्रोड्यूस होते हैं, वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस, ये सिंबल सारे याद होने चाहिए, सिंबल्स याद होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया रखी है कि जनरेशन स्किप करता है तो क्या होगा, मेल फीमेल में दोनों में होता है तो सेक्स लिंक्ड होगा, सिर्फ मेल्स में होगा तो क्या होगा। ये सारे ट्रिक्स आप वन शॉट्स में देख सकते हो जो चैप्टर वाइज मैंने डाले हुए। और उसके बाद डिसऑर्डर्स, ये तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइसोमी ऑफ 21, ये एडिशनल एक्स, ये लेस एक्स, ये इसमें 47, इसमें 47, इसमें 45। ठीक, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्यूरिन्स क्या होते हैं, पैरामिडिन्स क्या होते हैं, ये सारे आपको बेसिक्स पता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। ठीक है ना, उसके बाद डीएनए एसिडिक है, चेरागैप्स रूल, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, स्टोन प्रोटीन्स इसके पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वजह से न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होती है, कॉम्पैक्टनेस आ जाती है।
सेंट्रल डोगमा क्या है? लीनियर फ्लो है इंफॉर्मेशन का, डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है बाय ट्रांसलेशन। लेकिन कई बार ये उल्टा भी है, ये कई बार उल्टा भी हो जाता है, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड नंबर कितना है बेस पेयर्स का? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, और डिप्लॉइड में कितना होगा? डिप्लॉइड में कितना होगा? इसको डबल कर दो, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। ठीक 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 ठीक। ये पैकेजिंग फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पैकेजिंग में सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम के बाद सोलेनोइड बनेगा, सोलेनोइड के बाद क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन के बाद क्या बन जाएगा? क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, क्रोमेटिड से फिर क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये पैकेजिंग का लेवल है। ये डीएनए था, नेगेटिवली चार्ज था, हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टामर बन गया, H2A, H2B, H3, H4 मिल के, और उसको साइड वाइज जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है H1, ये स्ट्रक्चर होगी न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के। इसकी कंपैक्टनेस बढ़ेगी तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स बना देंगी, और कंडेंसेशन हो गया तो क्रोमेटिड से क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन फंक्शनल होता है, एक्टिव रीजन होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन्ड होता है और उसको जंक डीएनए भी कहा जाता है। देन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहला अटेम्प्ट बताने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, माइस पे काम किया। बेसिक सा है व्हाट यू से, बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है। एज इट इज छाप के आ जाओ, ये वर्ड टू वर्ड छाप के आ जाना बेटा। छपोगे तभी जब छापोगे, ठीक है ना। मैं अश्योर कर रहा हूं आपको 65 प्लस तो आप इसको, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ये 100 पेजेस के आसपास है, 1 से 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। 3-4 बार इसको पढ़ लो, 3-4 बार इसको पढ़ लो, सारा का सारा एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड सारे क्वेश्चंस के टॉपिक एज इट इज। अब मान लो यहां से आ जाए एक्सप्लेन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जहां भी अभी आपको दिख जाए वर्ड, ये एज इट इज लिख के आ जाओ आप, ये एज इट इज लिख के आ जाओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ जाए, एज इट इज लिख दो कि भाई ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को केमिकली किसने प्रूव किया, ये लिख के आ जाओ। एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्थे का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, आप बताओ इसमें। ये वर्ड के अलावा आप क्या लिखोगे कि एबिलिटी होनी चाहिए रेप्लिकेशन की, फिजिकली केमिकली स्टेबल होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हेल्प से, और ओकेजनल उसमें म्यूटेशन हो। 2 नंबर पर गए आपके। फिर डीएनए रेप्लिकेशन, मेसेल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। स्टेप्स हैं, CSCl के हेल्प से उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया, और टेलर और उसके कलीग्स ने सेम एक्सपेरिमेंट किया विशिया फैबा पे यूजिंग थाइमिडीन, इन्होंने N15 लिया था। मैं कह रहा हूं बेटा एज इट इज आप लिख के आ जाओ, एज इट इज, आपका एक नंबर नहीं कटने वाला। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे लिख के आ जाओ, बस बात खत्म। अपना दिमाग मत लगाओ, चाहे इस जो मेमोरी कार्ड्स हैं, मेमोरी मैप्स है, फ्लैश कार्ड है, जो भी आप कह रहे हो, इनको 3-4-5 बार एक बार रीड कर लो आप बस, ठीक है। ये मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन का। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 3 वर्ड यूज होते हैं, क्या? सेमी कंजर्वेटिव, डिसकंटिन्यूअस एंड एंटी पैरेलल। तीनों यहां से क्लियर हो जाएंगे। सेमी व्हाट यू से, डिसकंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक स्ट्रैंड है वो फ्रेगमेंट्स में बनता है, जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। एंटी पैरेलल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है। और तीसरा वर्ड क्या बताया मैंने? सेमी कंजर्वेटिव, कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव, डिसकंटिन्यूअस एंड एंटी पैरेलल वर्ड यूज करना है इसके लिए आप, ठीक है। अब अगर स्पीड मेरी फास्ट लग रही हो तो आपको बेटा बेयर करना पड़ेगा, स्पीड तो फास्ट रहने वाली है इसके लिए, है ना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक तरफ प्रमोटर साइट है, एक तरफ टर्मिनेटर साइट है, ठीक है। बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स है,
ऊपर का टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो नीचे का है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ये कंफ्यूजन करता है कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है। कोडिंग स्ट्रैंड वो है जो कोडिंग नहीं करेगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा जिसके हिसाब से कोडिंग होगी। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के हिसाब से कोडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, आरएनए वर्ड में आ जाओ। 3 टाइप का आरएनए है। टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि हर कोडोन के लिए एक एंटी कोडोन लेके आता है तो स्ट्रक्चरली अपने आप को चेंज करता रहता है, इसलिए उसको अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। इनिशिएशन, जैसे सिग्मा फैक्टर आएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ ज्वाइन करके प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, फिर प्रोसेस चलती रहेगी, उसको इलोंगेशन कहेंगे। और जैसे ही सिग्मा आया था तो स्टार्ट हुआ था, रो फैक्टर आएगा तो प्रोसेस रुक जाएगी, रो फैक्टर आएगा तो प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक, तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इलोंगेशन सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन रो फैक्टर, याद रखना है। ठीक है, सॉरी ये तो हो चुका हमारा, यहां तक हो चुका ना हमारा। उसके बाद टीआरएनए की स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो लोअर लीफ शेप है, टर्सरी स्ट्रक्चर है तो एल शेप्ड है। 4 आर्म है, टी आर्म, डी आर्म, एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडोन आर्म और एक वेरिएबल लूप। इसका फंक्शन अभी पता नहीं है। एंटीकोडोन लूप कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे जो कोडोन है, और अमीनो एसिड भी यहाँ पे है। मैंने कहा ना हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है। इसमें पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसाइलेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं उसको। ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है तो बताओ। फिर एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कितना टाइम लगा, मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, क्यों किया गया था, सारी की सारी चीजें इसमें कवर है, सारी की सारी चीजें कवर है, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन है। एक एक वर्ड, गोल्स क्या थे, मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, कितना टाइम लगा, किसने स्टार्ट किया, है ना। मेथोडोलॉजी क्या थी कि पूरे के पूरे जो सीक्वेंसेस हैं उनको एक्सप्रेस किया जाए या सीक्वेंस अनोटेशन करवा के इसको किया जाए। कौन कौन से कॉमनली यूज्ड वेक्टर थे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यहाँ का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। लास्ट में कौन सा सीक्वेंस हुआ था, खत्म कब हुआ प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात होगी। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके स्टेप्स क्या है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट्स, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, वीएनटीआर का क्या रोल है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स किसको कहा जाता है, और कैसे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है कि डीएनए का आइसोलेशन करेंगे सबसे पहले, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसको कटिंग कर लेंगे, अगर अमाउंट कम है तो पीसीआर के थ्रू एम्प्लीफिकेशन भी कर सकते हैं यहाँ से पहले, फिर स्पेसिफिक साइज के डीएनए सेगमेंट्स को, फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया जाता है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर उनको नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। वीएनटीआर मैंने बताया था ना, प्रोब यूज की जाती है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ये स्पेसिफिक होते हैं हर इंडिविजुअल्स के लिए, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में ही मैच कर सकती हैं, उसके अलावा नहीं कर सकती। ठीक है, फिर ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हाइब्रिड डीएनए बना लिया जाएगा, और उसके साथ इसको रेप विक्टिम्स के केस में, पेरेंटल इश्यूज के केस में, और फोरेंसिक साइंस में इसको वाइडली यूज किया जाता है। तो उसके बाद थर्ड चैप्टर आ जाता है इवोल्यूशन का, जिसको आप ह्यूमन इवोल्यूशन भी कह सकते हैं बच्चों। थ्योरीज हैं सारी पुरानी, कौन से डिस्कार्ड हो गई, कौन सी अभी भी काम कर रही है ना। फिलोसफर से लेके ओपन एंड हेल्डेन जो केमिकल थ्योरी दी है इन्होंने। उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है, ये देखो बेसिक यूनिवर्स बिग बैंग से लेके और ये लाइफ अपीयर्ड तक, ये इस पूरी की पूरी सीक्वेंस, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट हाईली एक्सपेक्टेड, वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या लिया, क्या मिला, उनको मिली आग। आग का मतलब मैंने सेशन में भी पूछा था,
एस्पर्टिक एसिड, दूसरा ए क्या हो गया, एलेनिन, और जी से क्या हो गया, ग्लूटामिक सॉरी ग्लाइसिन। 3 अमीनो एसिड मिले थे 1 वीक के बाद उनको, ठीक है ना। क्या क्या लिया, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स, ये चारों चीजें ली। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इसलिए वैक्यूम में परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को। टेम्परेचर बहुत हाई था तो 800 डिग्री सेल्सियस रखा। और क्या मिला, एमिनो एसिड की फॉर्मेशन, शुगर की फॉर्मेशन, ये आग वाला जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। बायोजेनेसिस की लाइफ अपीयर्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक, ये फिर डार्विन की थ्योरी, डार्विनिज्म, लेमार्क की थ्योरी, लेमार्किज्म। डार्विन ने कौन से शिप पे ट्रेवल किया बताओ, HMS बीगल पे किया। कहाँ पहुंचा, गैलापागोस आइलैंड पहुंचा। किसको देखा, फिंचेस को देखा, जिनको आजकल क्या कहते थे, डार्विन फिंचेस। सेम कंक्लूजन पे कौन पहुंचा, एल्फ्रेड वेलेस। कहाँ पे, मलाया आर्चिपेलियो में काम किया, ठीक है। ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी, ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी क्या होती है, ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ओंटोलॉजी हमारी खुद की लाइफ हिस्ट्री है। तो हम जब अपनी लाइफ हिस्ट्री, हम अपनी लाइफ के फेजेस के थ्रू पास कर रहे हैं, तो हम अपने एंसेस्टर की लाइफ के फेजेस को ही तो रिपीट कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी। याद रह जाएगा, रखना पड़ेगा बेटा। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, और होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं। सॉरी ये तो हो गया था दिस वन, ठीक। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन कहते हैं, ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म फिर से इंपॉर्टेंट, ठीक। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है एडेप्टिव रेडिएशन। इसको तो आप मतलब हर तरह से लिख के देख लो, हर तरह से लिख के देख लो कि डिफरेंट स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। और एक मतलब ओरिजिन एक जगह से हुआ एक पर्टिकुलर एरिया में, और वहां से फैल गया हर जगह। ये यहां से जैसे स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे फैल गए, तो वो क्या कहलाएगा, एडेप्टिव रेडिएशन। बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, जो गैलापागोस आइलैंड में थी। इनिशियली वो सारी की सारी एक कॉमन आइलैंड से स्टार्ट हुई, वो सारी की सारी सीड ईटिंग थी, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ा तो वो अलग अलग आइलैंड्स पे चली गई, ठीक है ना। और वहां पे अलग अलग उनको फूड मिला, तो उसकी वजह से उनकी बीक में चेंजेस आते गए। तो एक कॉमन पॉइंट से, कॉमन ओरिजिन से अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, वो क्या कहलाता है, एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये डार्विन और वो मैं बता रहा था लेमार्क की थ्योरी, म्यूटेशन, ह्यूगोडोवेरिस म्यूटेशन थ्योरी दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ आपको क्लास में करवाया था। हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 1, कि जो अलील फ्रीक्वेंसी है, जीन पूल है एक पॉपुलेशन में, वो कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर कोई जीन फ्लो ना हो, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, कोई म्यूटेशंस ना हो, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर ना हो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नेचर में ये हेल्ड नहीं किया जा सकता, बट ये आइडियलिस्टिक कंडीशन है। फाउंडर इफेक्ट एंड बोटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या है कि जब जीन फ्लो बहुत बार हो तो उसकी वजह से जो अलील फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से एक नई पॉपुलेशन बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा, फाउंडर इफेक्ट। वो क्या कहलाएगा, फाउंडर इफेक्ट। और इसी के जैसा मिलता जुलता क्या है, इसी के जैसा मिलता जुलता क्या है, बोटलनेक इफेक्ट। फाउंडर के साथ साथ क्या है, बोटलनेक। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बोटलनेक इफेक्ट जब होता है जब पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो, पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो। नेचुरल सिलेक्शन, कि जब नेचर ही सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड कर दे किसी ऑर्गेनिज्म को। 3 टाइप का होता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग में क्या है कि जो पीक है वो एक एवरेज वैल्यू के आसपास होती है, स्टीपर होती है,
डायरेक्शनल में क्या होगी, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फेवर करेगी, मतलब जो एक्सट्रीम है दे आर फेवर्ड बाय पर्टिकुलर एरिया। एंड डिसरप्टिव में इंटरमीडिएट वैल्यूज होती हैं कि कहीं पे ज्यादा है, फिर बीच में गैप हो गया, फिर दूसरी पीक ऑब्टेन होगी। तो स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, तीन टाइप का नेचुरल सिलेक्शन होता है। देन ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, कैसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कौन कौन से मेजर व्हाट यू से टाइप्स थी, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो एबिलिस। सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। होमो इरेक्टस के बाद फिर निएंडरथल, होमो सेपियंस। फिर से वही कह रहा हूं मैं, ऐसे कैसे छाप दो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतने फीचर्स आपको दिख रहे हैं, दो दो तीन तीन फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है ना। एविडेंसेस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फोसिल्स वाले, एम्ब्रियोलॉजिकल, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी आपको। होमोलोगस ऑर्गन के लिए एनालोगस ऑर्गन, मिसिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, एटाविज्म, ठीक है। तो ये 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हमने, 36 मार्क्स का हो गया। अब है थर्ड यूनिट, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज थर्ड यूनिट की बात करते हैं अब। तो थर्ड यूनिट में बेटा देखो, सबसे पहले क्या आ जाता है, बेसिक्स आ जाते हैं कि हेल्थ क्या है, कम किसने सबसे पहले बताया, हु इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्लैक ह्यूमन हाइपोथेसिस, ब्लैक बाइल वाली है ना, और कैसे अफेक्ट होती है हेल्थ, डिजीज और हेल्दी या डिजीज फ्री में क्या फर्क है। यहां से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें ये सारे के सारे इनेट का मतलब बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होती है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये सारे के सारे पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम में गेन करते हैं, बाय बर्थ वाली तो इनेट होगी, एक्वायर्ड जो हम अपनी लाइफ टाइम में अपने लाइफस्टाइल से जो डेवलप करते हैं वो क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक सेकंड एक्टिव पैसिव नहीं, एक्वायर्ड की बात कर रहे थे। दिस वन ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम फिर से एंटीबॉडीज का, H2L2 भी कहते हैं इसको। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव पैसिव में भी दो हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल पैसिव, नेचुरल पैसिव, चारों टाइप्स। एलर्जीज, ठीक है ना। ऑटोइम्यून डिजीज, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एग्जांपल याद रखना है। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो बोन मैरो, थाइमस, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाते हैं। स्प्लीन, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, टॉन्सिल्स, ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में तो मेनली एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, यहां तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद कैंसर, टाइप, कोजेस, ट्रीटमेंट एंड डिटेक्शन। देखो एक पेज में सारा काम हो गया ना। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर दें तो वो क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। 2 टाइप का ट्यूमर हो जाता है, बिनाइन अर्लियर स्टेज है, मेटास्टेटिस उसमें डेवलप नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं होता, जब स्प्रेड होने लग जाए तो वो मैलिग्नेंट हो जाता है। कोजेज क्या है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में होते हैं और म्यूटेशन की वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो जाए। ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप का है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, और इंटरफेरोन हेल्प करते हैं ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में। सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, रेडियोग्राफी डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। एड्स, उसके अलावा एड्स हो गया, कैंसर हो गया, एंड उसके बाद ड्रग्स, सारे के सारे टाइप के ड्रग्स। देखो कैनाबिस सटाइवा से कैनाबिनोइड्स, कैनाबिस
कैनाबिनॉइड्स, नाम याद रह जाएगा। सी सी, दोनों में सी सी आ रहा है ना। कोका एल्कलॉइड, रेथ्रोजाइलम कोका इसमें लास्ट में आ गया, तो इसमें कोका एल्कलॉइड याद हो जाएगा आपको। अरे यार एक सेकेंड, ओपेट्स हो गया, कोका एल्कलॉइड्स हो गया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी। सेकंड चैप्टर इस यूनिट का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें बहुत सारे छोटी 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कहाँ का यूज होता है, कर्ड, बेकिंग, बेवरेजेस, लिकर इंडस्ट्री, एंजाइम्स कि बाहर इसके पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मार्केट से हम जो जूस लेके आते हैं वो बहुत क्लियर क्लैरिफाइड होता है, जबकि घर पे जो जूस निकालते हैं वो इतना क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो मार्केट वाला जूस है ना उसमें क्लियरिंग एजेंट यूज होते हैं, पैक्टिनेज, प्रोटीजेज, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, लाइपेज। लॉन्ड्री में भी उसको यूज करते हैं। बेवरेजेस में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज किया जाता है। डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड बेवरेजेस क्या है, चीज, रॉकफोर्ड चीज किससे मिलता है, एंड स्विस चीज किससे मिलता है। बेकर चीज क्या होता है, और मिल्क से अच्छा कर्ड को क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन B12 होता है, ठीक है ना, जो डाइजेशन के लिए बेटर होता है। उसके बाद बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो क्लोट बस्टर की तरह काम करता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में यूज किया जाता है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से मिलता है। एंड स्टैटिन, मोनोस्कस परप्यूरिस ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स मेनली कहां से मिलती हैं, केमिकल्स में से सारे के सारे एसिड, फंगस एस्परजेलस नाइजर से सिट्रिक एसिड, बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी से एसिटिक एसिड, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलियम ब्यूटायरिक एसिड। सीवेज ट्रीटमेंट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा का पूरा गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, सारा 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 फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बीओडी सीओडी सारा सब कुछ इसमें कवर कर लेना है, ठीक है। कोई भी चीज रह ना जाए इसमें से। मैंने कहा ना इस चैप्टर में छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं। फिर बायोगैस प्लांट, इन दोनों को याद रखना। IAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इन्होंने वो डेवलप किया है, इसका कहते हैं प्रोटोटाइप या इसका मॉडल डेवलप किया है। मीथेन गैस मेनली होती है इसमें। तो पूरा बायोगैस प्लांट का ये वर्ड टू वर्ड याद करो, ये रटने वाला काम है पूरा। बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, इसमें आप कहीं भी बेटा कहते हैं ना गलती नहीं कर सकते। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। वैक्यूला वायरसेस क्या है, जेनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस है का ग्रुप है, जो स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसको वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। ये बायो फर्टिलाइजर्स वाले सारे के सारे एग्जांपल्स, राइजोबियम तो आपको याद होगा, लेगुमिनस प्लांट में होता है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक, स्टेलेटेरिया, एनाबीना, एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टर न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल, ये बायो कंट्रोल एजेंट्स के भी और बायो फर्टिलाइजर्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप नहीं कर सकते गड़बड़। तो ये थर्ड यूनिट का काम हो जाता है हमारा इसके साथ ही। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मतलब विद इन 90 मिनट्स आपका सारा सारा आप रिवाइज कर सकते हो। पहली बार में मान लो 2 आवर्स लग गए, तो सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो 90 मिनट्स में हो जाएगा, थर्ड टाइम तो सिर्फ 60 मिनट्स में रिवीजन हो जाएगा बेटा। तो आप सोचो मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद एक एक वर्ड आपको याद हो जाएगा, एक एक वर्ड, फिर कहां दिक्कत आने वाली है बताओ मुझे, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट की तरफ चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें भी 2 ही चैप्टर है। पहला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, टूल्स क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। जीन क्लोनिंग क्या होती है, डोली, फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डोली। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस बाहर कट करता है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, एंडोन्यूक्लियस सीक्वेंसेस के बीच में कट करता है। हिंड 2 पहला एंडोन्यूक्लियस था, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ये वाली रिकॉग्नाइज करता है, वहां पे कट बना देता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो उल्टे और सीधा एक समान हो जाए, नितिन हो गया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम है,
मलयालम हो गया, तेजू के पापा के जूते, राधा की बूनी में नींबू की धारा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये पैलिंड्रोमिक की बात होगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीज भी इसमें मैंने बताया था आपको, पोली एक्रेलामाइड, पोली एक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यूवी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला कैसे देख पाते हैं, डीएनए को स्टेन करते हैं विद इथिडियम ब्रोमाइड और फिर यूवी रेज का एक्सपोजर करते हैं तो ऑरेंज कलर के बैंड से मिलते हैं। इल्यूशन क्या होता है, एग्रोथ जेल को कट करना टू आइसोलेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स इज नोन एज इल्यूशन। डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ मूव करेगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना दूर चला जाएगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना दूर चला जाएगा। ये चीजें कुछ ध्यान रखने की है, ये मलयालम वाला मैंने बताया था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होता है। उसके बाद पीबीआर 322 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी आपको बताया है। पीबीआर, पी फॉर प्लाज्मिड, बी फॉर बोलीवर, आर फॉर रोड्रिगेज, 322 स्टेन है इसलिए इसका नाम पड़ा। इसमें बहुत सारी साइट्स हैं, इसकी बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक्स 2 या 3 मिनट की आपको चैनल पे मिल जाएगी, सारे के सारे याद हो जाएंगे, सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है, इस चैप्टर में आ जाता है वेक्टर्स, ठीक, मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डायरेक्ट मेथड है, हीट शॉक मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन है, जीन गन मेथड है, ठीक। और ये पूरे के पूरे स्टेप्स कि पहले आइसोलेट किया, जैसी सेल वैसा एंजाइम, बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम, प्लांट सेल है तो सेलुलेज, फंगस है तो फंगल सेलुलेज चिटिनेज, एनिमल सेल है तो माइल्ड एजेंट या प्रोटीएजेज यूज कर सकते हैं। फिर कटिंग कर देंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। फिर लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइनिंग कर देंगे, अमाउंट कम है तो पीसीआर कर देंगे, 3 स्टेप है, डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, टैक पॉलीमरेज, थर्मोसेक्यूटिक एसिड जो मिलता है उसको वाइडली यूज किया जाता है। फिर डीएनए को कंपिटेंट होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर बायोरिएक्टर्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है कि मार्केट में भेजने से पहले केमिकल चेकिंग, केमिकल प्योरिटी चेकिंग, प्यूरिफिकेशन, वो सारे करने के लिए डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करते हैं। बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए किए जाते हैं। सिंपल टाइप और स्पार्क प्लग टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, दोनों का डिफरेंस पॉइंट लिख देना, बीच में लाइन मार देना, अलग अलग आए तो वैसे लिख देना, 3 नंबर कहीं नहीं गए, ये डायग्राम बना देना, ठीक है। दूसरा चैप्टर इस यूनिट का है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, अलग अलग फील्ड में कहाँ का इसको वाइडली यूज किया जाता है। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बीटी टॉक्सिन का एग्जांपल सबसे कॉमन है, ये 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइजीन्स स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, 1AC फॉर कॉटन बोलवॉर्म, 1AB फॉर कॉटन कॉर्न बेरर। प्लांट में क्यों नहीं वो हार्मफुल होता, प्लांट में इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में मिलता है, जैसे इंसेक्ट उसको कंज्यूम करता है उसके गट में जाके एल्कलाइन मीडियम की वजह से एक्टिव हो जाता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स के और पोर्स क्रिएट कर देता है, सेल का लाइसिस हो जाता है, इट कॉजेज डेथ। गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है और वो प्रोसेस जिसके थ्रू इस तरह के प्रोडक्ट ऑब्टेन किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों बायोफोर्टिफिकेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, बायोफोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन, इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस, मेलेडोगाइन इनकॉग्निटा का याद रखना है, टोबैको के रूट्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो एक नई टेक्निक डेवलप की गई जिसमें डीएसआरएनए बना के सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड बना देते हैं, जिससे ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाती है और जो नेमेटोड है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। एली लिली ने बनाया, क्या बनाया, हिमुलिन 1983 में। 3 चेन होती है, ए चेन, बी चेन और प्रो इंसुलिन, इनएक्टिव फॉर्म में एक सी पेप्टाइड भी होता है, दोनों को अलग अलग बनाया, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग करवा दी, इकोलाई में इंट्रोड्यूस करवा दिया, इंसुलिन की चेन्स बन गई और उसको डाइसल्फाइड, वही सारा। जीन थेरेपी, पहले जीन थेरेपी 4 साल की बच्चे पे की गई, एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। एससीआईडी का एग्जांपल है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एससीआईडी, ठीक है। सीआईडी नहीं है ये, एससीआईडी है,
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद टेम्पररी कंट्रोल होता है, परमानेंट कंट्रोल करना होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करवाएंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में रोजी काऊ का एग्जांपल रखना है, उसमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर होता है, इसलिए वो बेटर होती है। क्यों यूज करते हैं ट्रांसजेनिक? टॉक्सिसिटी चेकिंग, सेफ्टी चेकिंग, वैक्सीन चेकिंग, ये सारे काम है, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। लास्ट यूनिट आ जाती है ऑर्गेनिज्म, सॉरी इकोलॉजी की, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आधे से ज्यादा पार्ट तो मतलब डिलीट ही हो गया है ना, सिर्फ पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला पार्ट बचा है। तो पॉपुलेशन निश क्या होता है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आप देख सकते हो, लेकिन मेनली ये चीजें याद रखनी है। दोनों टाइप के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक, इस पेज को छाप दो, छाप दो, ठीक है। सिग्मोइड कर्व क्या होती है, उसकी डेरिवेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन फेवर करता है और कौन बढ़ाता है। नेटेलिटी और इमिग्रेशन पॉजिटिव है, ये बढ़ाते हैं पॉपुलेशन को, एमिग्रेशन और मोर्टेलिटी घटाते हैं। ये इक्वेशन याद रखनी है, इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए आपको, ठीक है ना। उसके बाद तो अब काम खत्म सा ही हो गया। ये वाला पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसमें भी सिर्फ एग्जाम्पल्स ही तो याद रखने हैं। प्रिडेशन क्या होता है, एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो प्रीडेटर जो है उसको फायदा होगा, प्रे है उसको नुकसान होगा। मोनार्क बटरफ्लाई के एडेप्टेशंस, कैमोफ्लाज, पॉइजन और टॉक्सिन रिलीज करके वो अपने आप को बचाने का काम करते हैं, ठीक है ना। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट। लाइकेन का एग्जाम्पल है माइकोराइजा, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फिग्स एंड वास्प, ठीक। कमेंसलिज्म में एक को फायदा है, दूसरे को कोई असर नहीं है भाई। ऑर्किड्स ऑन मैंगो, बार्निकल्स ऑन व्हेल, कैटल एंड ग्रेजिंग एनिमल। में ग्रेजिंग एनिमल ग्रेज कर रहा है, जो कैटल एग्रेट है वहां से वो इंसेक्ट्स को खा रही है, उसकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंपटीशन में एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। इसमें गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव रिलीज, ये याद रखने हैं। पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फायदा और होस्ट को नुकसान। एक्टो एंडो पैरासाइट, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है ना। कुकू एंड क्रो का एग्जांपल याद रखना है। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे इकोलाई होता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। मलेरियल पैरासाइट होता है हमारी बॉडी में, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ तक की चीजें समझ लेना। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा, इकोसिस्टम शुरू हो जाएगा। इकोसिस्टम में थोड़ी सी चीजें ज्यादा है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड मैन मेड। टेरेस्ट्रियल को हम ग्रासलैंड भी कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी नेट एंड ग्रोस। ग्रोस का मतलब तो टोटल। अब उसमें से हमारे खर्चे निकाल दे। खर्चे यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी लॉसेज हैं प्लांट्स के, तो रेस्पिरेशन का लॉसेज या कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन का लॉसेज हटा दें तो क्या बन जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो जीपीपी और एनपीपी एनुअली कितना होता है और उसमें से ओशन में कितना होता है, ठीक। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन ये होता है कैनोपी फॉर्मेशन हो जाती है ना, कि अलग अलग लेयर्स हो जाती हैं, कि कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ सबसे बड़े होंगे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीशीज का, ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। उसके बाद ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप स्किप नहीं कर सकते। और ये एनर्जी फ्लो, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिंडेमैन ने दिया था। यूनिडायरेक्शनल होता है हमेशा, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, ये भी याद रखना है आपको। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, नंबर एंड बायोमास, डिकम्पोजिशन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, नंबर, एनर्जी एंड बायोमास, उनकी लिमिटेशंस क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट, ये आप देख लेना। और उसके बाद लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पूछे जाते हैं बेटा, 1 मार्कर्स में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, रोफेलिया वोमिटोरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय जो है, डाइवर्सिटी क्यों होती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में अगर मैं कुछ और चीजें भी बताऊं तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी
हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक्स-टू इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चन। उसके बाद भैया इसमें आ जाएगा आपका एविल क्वार्टेट, ये टॉपिक्स है। ये पूरा आपका देखो मेमोरी शीट, माइंड मैप, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो, ये 105 स्लाइड्स हैं, पूरा का पूरा 90 मिनट्स मैक्सिमम आपको इसमें लगने वाले हैं। फिर भी मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है आपको हर तरह से प्रिपेयर करने के लिए बेटा। फिर भी आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो।